हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी ऑल इंडिया बार एग्जाम की पीवाईक्यू सीरीज में फैमिली लॉ हम आज कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख सकते हो। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2। ये 4 पार्ट हो आएंगे फैमिली लॉ के, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से 24 तक के कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। The Hindu Marriage Act 1955 recognizes petition in which a decree of restitution of conjugal rights has been passed to apply to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties for a period of 1 year or upwards after passing of the decree. बड़ा स्टेटमेंट देख के डरिए मत, आराम से पढ़ो, तोड़ के पढ़ो, स्टेटमेंट को समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास होने के बावजूद 1 साल तक अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स दोबारा साथ रहना नहीं शुरू हुआ है, उस बेसिस पे डिक्री फॉर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट ऐसी पिटिशन को रिकॉग्नाइज करता है। सवाल ये कि ये पिटिशन कौन डाल सकता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए डज नॉट परमिट एनी पार्टी टू डू दैट, यानी किसी भी पार्टी को ऐसा करने की परमिशन नहीं है। ऑप्शन बी सेज डज नॉट परमिट द पार्टी अगेंस्ट होम द डिक्री वाज पास्ड। ऑप्शन सी डज परमिट एनी पार्टी टू डू दैट, एंड ऑप्शन डी डज परमिट एनी पर्सन रिलेटेड टू ईदर पार्टी टू डू दैट। इसका करेक्ट आंसर है सी, डज परमिट एनी पार्टी टू डू दैट। किसी ने भी केस फाइल किया हो, किसी ने भी डिक्री फाइल की हो, दोनों पार्टियों को अलाउड है। दोनों पार्टीज में से कोई भी डाल सकता है ये एप्लीकेशन कि 1 साल हो गया ये डिक्री पास हुए, हमने साथ रहना नहीं शुरू किया है, कॉन्जुगल राइट्स एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं दोबारा, तो हम अब डिवोर्स चाहते हैं। ठीक है, सी एनी पार्टी। देखो बेयर एक्ट यहाँ पे अटैच्ड है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डील्स विद द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। वेरी इजी, बेयर एक्ट खोलो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट खोलो, और सिर्फ नाम पढ़ते जाओगे सेक्शंस के तो भी समझ में आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कहाँ पे डिस्कस्ड है। इसका आंसर है सी, सॉरी, इसका आंसर है बी, सेक्शन 23। बेयर एक्ट खोलोगे सेक्शन 23 दिख जाएगा, उसका नाम ही अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इट हेल्ड, किस केस में ऐसा कहा गया that the rights conferred under Section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act supersedes any contract to the contrary. The fact that the date of decree makes no difference. किस केस के अंडर ये कहा गया? इसका आंसर था सी, अमरल सवी वर्सेस थयू अमल। बेसिकली अच्छा यहाँ ठीक है, सेसी अमल वर्सेस थयू, हाँ एग्जैक्टली यही है। सो बेसिकली क्या हुआ था कि सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है कि मेंटेनेंस का अमाउंट चेंज भी किया जा सकता है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड है, डज नॉट मैटर। ये जो राइट देता है सेक्शन 25 वो सुपरसीड करता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो ये इस केस में कहा गया था, ये केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। A marriage between a girl of 22 years and a boy of 18 years in accordance with Special Marriage Act, ऐसी शादी voidable होगी, valid होगी, void होगी, या सिर्फ नॉर्थ इंडिया में वैलिड होगी। अभी जानबूझ के देखो यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट लिखा है ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हो सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ अलाउड हो और हमें ना पता हो। बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया में एक बहुत बेसिक रूल है, लड़की 18 और उसके ऊपर होनी चाहिए, लड़का 21 और उसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ लड़की 22 साल की है, वेल एंड गुड, डज नॉट मैटर, 18 के ऊपर है, बट लड़का 18 साल का है, लड़का 21 से कम का है, तो ये शादी पॉसिबल ही नहीं है, ये शादी वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी, वॉइड एज ऑफ बॉय इज लेस देन 21 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का किस बारे में बात करता है? बहुत सिंपल है, बेयर एक्ट खोलोगे तुरंत दिख जाएगा। आंसर है डी, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। ये बेयर एक्ट यहाँ पे अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitakshar law, conferring any daughter co-partnership status by substituting new section for existing. किस सेक्शन में हिंदू अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2005 में, उसने जॉइंट हिंदू फैमिली जो मिताक्षर लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, डॉटर को कोपार्सनरी स्टेटस दिया था, तो इट इज सेक्शन 6। बेयर एक्ट खोलोगे अगेन यू विल क्लियरली सी सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, ये इसी में अमेंडमेंट आया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे। डन, आगे देखते हैं। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का किस बारे में बात करता है? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, या डिवीजन ऑफ मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी। इसका आंसर है बी, परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में बात करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ हिंदू वाइफ हैड बीन लिविंग विद हर चिल्ड्रन and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband for many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under which section? बेसिकली ये बोला गया एक हिंदू वाइफ है जो अपने बच्चों के साथ अलग रह रही है, ठीक है, एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर, सारे बच्चों को उसी ने पाला है बिना हस्बैंड की किसी भी असिस्टेंस या हेल्प के बहुत सालों तक. वाइफ एंटाइटल्ड है कि उसे अलग से घर मिले और मेंटेनेंस मिले किस चीज के अंडर? सेक्शन 18 सब क्लॉज टू एफ, 18 सब क्लॉज टू डी, 18 सब क्लॉज टू ए या 18 सब क्लॉज टू सी ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. इसका आंसर है सी, 18 सब क्लॉज टू ए. यहाँ पे देखो अटैच है ये क्लॉज, सब क्लॉज टू ये ए. If he is guilty of desertion, that is to say, of abandoning her without reasonable cause and without her consent, or against her wish, or of willfully neglecting her, अगर ऐसा कुछ है तो वाइफ एंटाइटल्ड है. और ऊपर लिखा है हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफीटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस. ठीक है, और ये बाकी रीजंस भी यहाँ दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, any pronouncement of talaq as defined under the act by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void, cognizable, compoundable or all of the above. तो बेसिकली मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 जो आया था, जो बहुत ज्यादा न्यूज में था, ट्रिपल तलाक की जो बात हुई थी, तो उसमें बोला गया कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को वहां उसके अंडर तलाक दे देता है, ठीक है, वर्ड्स में, चाहे वो बोल के दे, लिख के दे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी मोबाइल या किसी और फॉर्म में दे, तो वो क्या होगा? वॉइड माना जाएगा वो तलाक, यानी वो तलाक माना ही नहीं जाएगा, कॉग्निजेबल होगा और कंपाउंडेबल होगा, या सब कुछ होगा. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. बेयर एक्ट देखते हैं. यहाँ पे क्लियरली लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिड वुमेन में कि ये जो है वॉइड होगा, यहाँ लिखा है वॉइड है, और ये 2019 में इसको इलीगल बना दिया गया है. ऐसा करना, इस तरीके से तलाक देना इलीगल है, ठीक है. और सेक्शन 7 कहता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल भी है, कंपाउंडेबल भी है, ठीक है. तो बेयर एक्ट देखोगे तुरंत आंसर मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. रिक्वेस्टीज ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, तो यानी एडॉप्शन का क्वेश्चन है, बेयर एक्ट, आप तुरंत एडॉप्शन पे जा सकते हैं. वैलिड एडॉप्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. पहला है द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन. द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो. Person adopted is capable of being taken in adoption. The adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter. अब ये पूछा ये किस सेक्शन में बात हुई है? 4 सेक्शन दिए आपको, उन चारों में से चेक करना है कि रिक्वेस्टीज ऑफ वैलिड अडॉप्शन, इनके बारे में कौन बात कर रहा है. तो आंसर है सेक्शन 6, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband fails to perform marital obligations for how long? ये हम पिछले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बट तब इनसेन हस्बैंड पूछा गया था कि अगर हस्बैंड इनसेन है तो कितने टाइम के बाद वो शादी डिसॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है. यहाँ पूछा गया है कि हस्बैंड मैरिटल ऑब्लिगेशंस, शादी से जुड़ी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें परफॉर्म करने में अगर फेल हो रहा है तो कितने टाइम बाद वो अप्लाई कर सकती है. ऑप्शन बी 3 years. इनसेन में क्या टाइम था, 2 years था, ठीक है. सेक्शन 2 के अंदर ही कई सारे पॉइंट्स दिए हैं अलग अलग कंडीशंस की कितने टाइम बाद डिसॉल्व करने के लिए विमेन एप्लीकेशन दे सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड फ्रॉम अ वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट? अब देखो ये लोग आपके साथ खेल कहाँ खेलते हैं. लोग वॉइड मैरिज पढ़ते हैं, उनको सेक्शन 11 याद आता है, टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत. उन्होंने क्लियरली वॉइड मैरिज पे क्वेश्चन नहीं पूछा है. उन्होंने पूछा है कि हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन ये कहता है कि एक बच्चा जो एक वॉइड मैरिज से पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से किसी ने अपनी कजिन बहन से शादी कर ली, इट्स अ वॉइड मैरिज, बट उस शादी से एक बच्चा पैदा हुआ है, तो कानून ये कहता है कि वो बच्चा नाजायज नहीं होगा, बच्चा लेजिटिमेट ही होगा, क्योंकि लॉ बहुत क्लियरली कहता है आपके एक्शंस थे, बच्चे की गलती नहीं थी, बच्चे को क्यों सजा मिलेगी. तो वो इलेजिटिमेट नहीं माना जाता, वो लेजिटिमेट माना जाता है, ठीक है. तो ये बात कौन सा सेक्शन कहता है? तो इसका आंसर है डी, सेक्शन 16, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, ठीक है. इफ अ मैन मैरीज अ गर्ल हु इज विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप and his custom does not permit such marriage, such a man would be punished under. तो हम ये जानते हैं कि prohibited degrees of relationship जो होती हैं उनमें शादी करना is void, मना है.
अगर आपका कस्टम अलाउ करता है ना, आप ये प्रूव कर सकते हो, इन दैट केस अलाउड है। यहाँ पूछा है उसने डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी की है और कस्टम परमिट नहीं करता है, तो इसकी सजा किस सेक्शन के अंडर होगी? सेक्शन 17, 18A, 18B, या कोई पनिशमेंट नहीं होगी? इसका आंसर है सी, सेक्शन 18B। देखो बेयर एक्ट देखो, 18B में क्लियरली लिखा है कि इस इन क्लॉजेस के अंदर कुछ है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन, या दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट लेज डाउन फॉर एस्चीट? अब क्या होता है, बहुत आपको लगेगा एस्चीट का तो मुझे मतलब ही नहीं पता। कुछ नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट खोलो, 4 सेक्शन दिए हैं, उन्हीं को सीधे जाके देखो, 25, 26, 27, 29 को। यहाँ लिखा हुआ है एस्चीट। आप सिर्फ 29 देख के आगे बढ़ जाओगे तो फेलियर ऑफ एयर्स लिखा है, आपको तुरंत शायद ना दिखे। ध्यान से देखो, एस्चीट हेडिंग दी हुई है, तो सिंपली सेक्शन 29 इस बारे में बात करता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। Under the Hindu Maintenance and Adoption Act 1956, now you know which act to open, right? Which of the both following circumstances can a dependent enforce his right to maintenance against a transferee of an estate out of which he has a right to receive maintenance? हमने डिपेंडेंट्स कौन होते हैं पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है? तो कौन से सर्कमस्टांसेस में डिपेंडेंट जो है, अगर मान लो जो एस्टेट है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, ट्रांसफरी से अपना मेंटेनेंस इंश्योर कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है? A, only when the transferee has notice of such right. B, only when the transfer is gratuitous. C, both A and B. D, none. बेसिकली होता क्या है, अगर एक प्रॉपर्टी है, मान लो बेटे को मिली है और उसकी ड्यूटी है कि कोई डिपेंडेंट है उसको मेंटेन करना उस लड़के की जिम्मेदारी है, उस लड़के ने वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट की तरफ जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जिसके पास वो प्रॉपर्टी गई है वो उसको इंश्योर करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने पूछा है कि किस सिचुएशन में वो जो डिपेंडेंट है अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है उस ट्रांसफरी से? तब जब ट्रांसफरी को नोटिस दिया गया हो, या फिर जब ये ट्रांसफर ग्रेटिटुअस हो, दोनों कंडीशंस हो, या नन ऑफ द अबव हो? इसका आंसर है सी, दोनों कंडीशंस हो। सेक्शन 28 देखो लिखा है, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस। इसमें क्लियरली लिखा है कि इफ द ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ सच राइट और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटिटुअस, तब आप कर सकते हो, बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस। यानी अगर उसको नोटिस नहीं दिया गया है या उसने ऑलरेडी उस जमीन का पैसा दे रखा है उस लड़के को और फिर जमीन ली है, उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। Which of the following provisions of Hindu Marriage Act 1955 incorporates the fault theory of divorce? अब देखो ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है कि fault theory of divorce बेयर एक्ट में, बट यू हैव टू थिंक कि ये जो क्लॉजेस हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात करेगा तो उसमें कोई फॉल्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। 13(1) जो है वो ग्राउंड्स देता है कि इन ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स ले सकते हो जब किसी और की फॉल्ट हो। किसी और की मतलब म्यूचुअल कंसेंट में दोनों अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारी नहीं बन रही, ठीक है? कुछ केसेस है जहां सिर्फ वाइफ कुछ कंडीशंस पे डिवोर्स ले सकती है। 13(1) आपको क्लियरली बताता है कि अगर दूसरी पार्टी ने ये गलती करी है, उसने ऐसा चीट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, वैसा कुछ कर दिया, उस केस में आप डिवोर्स ले सकते हो। तो इसका आंसर है ए, सेक्शन 13(1), व्हेन वन पार्टी इज एट फॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में डिक्लेयर किया था दैट प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक थ्राइस एट वन टाइम बाय अ मुस्लिम हस्बैंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी हमने बात की थी पीछे कि ये करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, कंपाउंडेबल भी है, सजा हो सकती है। तो ये किस केस में फैसला आया था 2017 में? आंसर है सी, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये बेयर एक्ट में देखो, आपको लगेगा कहाँ लिखा है, बेयर एक्ट में देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है केस का नाम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द केस ऑफ मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान किस चीज से रिलेटेड है? प्रीएम्पशन, गिफ्ट, मेहर, या एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी? अब ये केस लॉ है, इसमें तो मतलब देखना ही पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। प्रीएम्पशन शुफा को लेके केस है, ठीक है? पार्ट 2 ऑफ फैमिली लॉ पीवाईक्यू एंड्स हियर। अभी इसके 2 पार्ट्स और आएंगे जिसके बाद हमारा फैमिली लॉ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग, एंड इफ इट इज हेल्पिंग यू, do subscribe to the channel and do show some support. Thank you.